आप दिख रहे हैं आपको? आएगा आपको। हाँ हाँ आगे, हाँ जी चलिए आप करें स्टार्ट। कैमरा ऊपर है, नीचे का थोड़ा सा नीचे। हाँ कैसा? स्क्रीन के सेंटर पे आ जाओ, कट रहे हैं। जी जी हाँ जी बस ओके, जैसे आप क्लिक करेंगे बोलना शुरू करेंगे। अच्छा अच्छा जी जी नमस्कार, मैं डॉक्टर विजेता राजपूत जिला सतना से अखिल भारतीय राजपूत कचेरी फेसबुक लाइव के मंच से आपके समक्ष आज सुसंवाद हेतु उपस्थित हूँ। इस गौरवान्वित पल के लिए सर्वप्रथम मैं ईश्वर और गुरुजी के चरणों में नमन करती हूँ। इसके साथ ही मेरे माता पिता, मेरे परिवार के सदस्य, समाज के वरिष्ठ सदस्यगण, संगठन के पदाधिकारी और समस्त श्रोतागण को मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे समाज के लिए, समाज के हितों के लिए जिन्होंने बहुत अपना समय दिया और जिन्होंने इस समाज को आगे बढ़ाने में अपना विशिष्ट योगदान दिया, उन सभी विशिष्ट सम्मानित विभूतियों को मैं नमन करती हूँ। सूची बहुत लंबी है पर कुछ लोगों के मैं नाम अवश्य लेना चाहूँगी, जैसे श्री मंगल प्रसाद जी राजपूत, श्री राम सिंह जी राजपूत, श्री नंबरदार जी, श्री सावली प्रसाद आर्य जी, श्री गोविंद राजपूत जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री राम बदन वर्मा जी, सतना इकाई के अध्यक्ष तोमर जी, कचेर जी, क्षमा चाहूँगी मैं थोड़ा सा और मुझे थोड़ा क्षमा करें। हमारे सतना
इकाई के अध्यक्ष श्री शंकरलाल कचेर जी, सतना इकाई के सक्रिय कार्यकर्ता श्री पूरन भारद्वाज जी, जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए मोटिवेट किया, और हमारे फेसबुक लाइव कचेर ग्रुप के मास्टरमाइंड श्री राज किशोर जी, इन सभी को मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही जिन लोगों के नाम मैं नहीं ले पाई हूँ, उनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं सभी हमारे परिवार के सदस्य और समाज के बंधुओं की ओर से हमारे सबसे विशिष्ट सदस्य श्री स्वर्गीय अजय पाल सिंह जी जादौन, उनके चरणों में श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने समाज को निश्चित ही एक ऊंचाई दी और नई दिशा समाज को उनके द्वारा दी गई। इसके साथ ही मैं संक्षिप्त में अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा परिवार बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं एक बहुमूल्य और विशिष्ट पारिवारिक संपदा मुझे मिली, जिसकी जड़ें बहुत गहरी है और मूल्यों पर आधारित है। मेरा जन्म नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। मेरे पिता स्वर्गीय डॉक्टर प्रभाकर वर्मा जी एक विख्यात और प्रतिष्ठित चिकित्सक रहे। इन्होंने ही हमारे समाज में चिकित्सा की नींव रखी। चिकित्सक होने के साथ साथ वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने राजनीति और जनसेवा क्षेत्र में भी अपना बहुत कार्य किया और अपना परचम लहराया। मेरी माताजी श्रीमती लक्ष्मी वर्मा एक कर्मठ, सहनशील और स्वाभिमानी महिला है। वे मेरे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत है और मेरे लिए आदर्श है। आज मैं जो भी हूँ, मैं अपनी मातृशक्ति को इसे अर्पित करती हूँ। मेरे परिवार में हम 5 भाई बहन हैं। मेरे बड़े भाई श्री धर्मेंद्र वर्मा, वह भी प्रतिभावान और इंजीनियर है। शुरू से ही वो मेरे मार्गदर्शक रहे और उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया कि मैं जीवन में आगे बढ़ूं। मेरी भाभी डॉक्टर पार्वती तोमर, जिन्होंने हाल ही में आपके समक्ष अपनी बात रखी और बहुत सुंदर तरीके से समाज को कई नए विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने अपना ज्ञानवर्धन अपना ज्ञान हमारे साथ साझा किया। वह मेरे लिए शुरू से ही एक आदर्श रही है और उन्होंने भी मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है। मेरी दोनों बड़ी बहनें श्रीमती माया गौड़ फिरोजाबाद, श्रीमती जया जादौन ग्वालियर, दोनों शिक्षिकाएं हैं और मेरे जीवन की प्रारंभिक शिक्षा भी सौभाग्य से इन्हीं के द्वारा हुई है। मेरे भाई डॉक्टर दीपक वर्मा, वे चिकित्सक है और निजी चिकित्सा के द्वारा आज इस कोविड काल में भी अपनी सेवाएं जनहित में दे रहे हैं। मेरी भाभी श्रीमती प्रियंका वर्मा और भाई डॉक्टर दीपक वर्मा
के द्वारा मुझे समय समय पर सहयोग हमेशा से मिलता रहा है। इस पारिवारिक सहयोग और संपदा की वजह और उसके उपरांत मैंने 2 वर्ष का डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ पूर्ण किया, जो कि मैंने कोल्हापुर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र से पूर्ण किया। इस संचार क्रांति के युग में कई बार नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इसके लिए जो है थोड़ा सा हमारा रिदम डिस्टर्ब हुआ, बट ये भी एक पार्ट है। कभी भी हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें अड़चनें ज़रूर आती हैं, पर अड़चनों को हटाकर उस कार्य को करते रहना ही बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग जहाँ पे थे वहाँ से हम लोग उस बात को शुरू करेंगे। मैं ये बता रही थी कि किस तरीके से मैंने अपना MBBS और DCH जो है वो पूर्ण किया। MBBS भी मैंने बहुत अथक परिश्रम के बाद मुझे वह चीज़ मिली। कई तरीके की समस्याएं सामने आई, परंतु उन सभी को पार कर मैंने अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करा। DCH करते समय मेरे पास कई तरीके के विकल्प थे। मुझे स्त्री रोग विशेषज्ञ, ऑफ्थैल्मोलॉजी और कई तरीके के ब्रांचेस भी मिल रही थी, पर चूंकि मैं बच्चों में बहुत रुचि रखती हूँ और मैं हमेशा से ही मैं चाहती थी कि मैं एक पीडियाट्रिशियन यानी कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनूं, इसीलिए मैंने बहुत दूर जाकर कोल्हापुर जो है, जो काफ़ी नागपुर से बहुत दूर है, परंतु मैंने इसे करना ही सही समझा और परिवार ने भी मेरा साथ दिया। 2 वर्ष के डिप्लोमा के पश्चात मेरा विवाह हुआ और विवाह उपरांत मैं बुंदेलखंड प्रांत के ग्राम अमानगंज में आई, जिसके बाद मेरे जीवन का अगला पड़ाव शुरू हुआ। अमानगंज में 7 वर्षों तक मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बतौर मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ रही। जब मेरा विवाह हुआ तो विवाह के जस्ट दूसरे दिन और तीसरे दिन ही बाढ़ आ गई थी, पर फिर भी मैंने उस विषम परिस्थितियों में भी निःशुल्क सेवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज वासियों को दी और उन 7 वर्षों में मेरे द्वारा विभिन्न कार्य किए गए और जन सेवा को ही मैंने अपना धर्म मानकर वहाँ के लोगों के लिए कार्य किया। इसके बाद मेरा ट्रांसफ़र विंध्य प्रांत के जिला सतना में हो गया। वर्तमान में मैं जिला चिकित्सालय सतना में बतौर चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पद पर पदस्थ हूँ और बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि नवजात गहन इकाई SNCU यूनिट की मैं प्रभारी हूँ। इस चिकित्सा सेवा में मेरे द्वारा यथासंभव कार्य किया जा रहा है, परंतु मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक पड़ाव है और अभी बहुत कुछ मेरे लिए करना बाकी है। कोशिश करूंगी कि मैं निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ती रहूं और जीवन के अन्य ऊंचाइयों को और मानव सेवा के कार्य को मैं करती रहूं। मेरे पति श्री रितेश राजपूत उपयंत्री है। वर्तमान में वे नागौद जिला सतना में पदस्थ है और उनके द्वारा सामंजस्य और निरंतर सहयोग की वजह से ही आज मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ और जीवन में प्रगतिरत हूँ।
मेरे 2 बेटे हैं। मेरे ससुराल यानी अमानगंज से मेरी माताजी, मेरी सास श्रीमती गंगा देवी राजपूत, जिनको कुछ समय पहले ही आपने सुना, जिनके विचारों को आपने सुना, जिन्होंने समाज सेवा के साथ साथ राजनीति जैसे क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई और उसके साथ साथ उन्होंने निःशुल्क शिक्षा भी अमानगंज के बच्चों को दी। वह सभी के लिए निश्चित ही आदर्श है और बताते हुए बहुत मुझे खुशी हो रही है कि निसंदेह मेरी गृहस्थी की पाठशाला की वह शिक्षिका भी है। अमानगंज में रहते हुए मुझे परिवार का पूरा सहयोग मिला। इस सहयोग में रजनीश, राखी और हमारे जीजाजी जयराज पाटकर, इनका भी विशेष योगदान रहा है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि अमूमन व्यक्ति जब भी जॉब या किसी सिलसिले में अक्सर हम गांव से शहर की ओर आते हैं, पर मेरे साथ थोड़ा सा अलग हुआ। मैंने अपने प्रारंभिक समय नागपुर में बिताया और नागपुर के मेट्रो सिटी से मैं ग्राम अमानगंज में आई। थोड़ा मुश्किल भरा यह रास्ता था और चुनौतियों पूर्ण भी रहा, परंतु पारिवारिक सहयोग और सामंजस्य की वजह से मैं इस मुश्किल रास्ते को भी बहुत आसानी से पूरा कर पाई। ये 7 साल निश्चित ही मेरे जीवन के एक लाइफ लेसन्स में से एक है, जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सुंदर लेसन्स मैंने इससे लिए हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें और बहुत गहरा अनुभव इन 7 सालों में मुझे मिला है। कई तरीके की मेरी धारणाओं को बदलने में ये 7 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। मैंने बहुत नज़दीकी से जाना कि छोटी जगह में लोगों का जीवन कैसा होता है, क्या मुश्किलें होती हैं, चिकित्सा के लिए उनकी क्या परेशानियां हैं, और यह अनुभव निश्चित ही मेरे जीवन में एक अमिट छाप बन गए और इन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। ये जो है मेरे परिवार का एक संक्षिप्त विवरण है। इसके अलावा जो है नागपुर में हमारे चाचा जी श्री बालकिशन वर्मा जी, मेरे चाचा जी इंदौर वाले श्री रूपचंद वर्मा जी, और ऐसे कई लोग जिन्होंने मेरे जीवन में योगदान दिया है, मैं उन सभी की ऋणी हूँ। और किस तरीके से मैं यह कर्ज जो है उन लोगों का अदा कर पाऊंगी ये कहना मुश्किल है, परंतु मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जो भी मेरे कर्तव्य है उसको मैं पूर्ण करती रहूं। समाज में इस संक्षिप्त परिचय के बाद मैं कुछ विषयों पर अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा यह सामाजिक संगठन का जो पौधा पूर्व में लगाया था, अब वह समय के साथ बड़ा हो रहा है और उस पौधे से वह वृक्ष बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी अनेक शाखाएं बन चुकी है और अब फलने फूलने लगी है। हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ है और दूसरे समाज के मुकाबले में हम लोग बहुत पीछे हैं। यह बात सत्य है, परंतु यह भी सत्य है
कि विगत कुछ वर्षों से हमारे समाज में आर्थिक प्रगति देखने को मिल रही है। इसके साथ ही शिक्षा में, व्यवसाय में और कई विभिन्न क्षेत्रों में हम प्रगतिरत हुए हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में जो हमारा व्यवसाय था, उस व्यवसाय के अलावा भी आज हम कई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, टीचर्स, पुलिस में, डिफेंस में और कई महत्वपूर्ण पदों पर, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना योगदान देते हमारे समाज के बंधु हमें नजर आ रहे हैं। वर्तमान में युवा पीढ़ी विदेश में भी अपनी जगह बना रही है। सुनकर बहुत अच्छा लगता है। व्यवसायों का भी नवीनीकरण अभी देखने में हमें मिल रहा है। यह निश्चित ही प्रगतिशीलता का संकेत है और यह बताता है कि कहीं न कहीं हम भी आगे बढ़ रहे हैं। सामाजिक विकास के लिए हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का होना कितना आवश्यक है। शिक्षा के महत्व को हम सभी ने जाना है, माना है और अपनाया भी है और हम इसमें आगे भी बढ़ रहे हैं। पर शिक्षा के साथ जो और ज़रूरी है वह है कि हम उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, इसमें भी जो है हम आगे बढ़े। और शिक्षा के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि जैसे पिछले कुछ हमारे जो वक्ता थे जिन्होंने ये कहा था कि जब हम समाज के ऊंचाइयों के पद पर पहुंच जाते हैं तो हम समाज के लोगों को भूल जाते हैं और जो समाज से है हम उन लोगों की उपेक्षा करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि उच्च शिक्षा हासिल करते हुए बहुत ज़रूरी है कि हम ज़मीनी स्तर से अपने लोगों के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अगर हम ज़मीनी रूप से जुड़े रहेंगे तभी वह शिक्षा का वास्तविक महत्व कहलाएगा और वही वास्तविक रूप से शिक्षित भी कहलाएगा। अन्यथा यह तो सिर्फ एक ढकोसला ही रह जाएगा। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगी कि हम बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, परंतु हम कोई भी क्षेत्र में काम करें, महत्वपूर्ण ये है कि हम निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहें। चाहे व्यवसाय हो, शिक्षा हो, जॉब हो, आप गांव में हो, आप शहर में हो, आप जहां भी है आप अपना 100% दीजिए। जब आप अपना 100% किसी भी क्षेत्र में देंगे, निश्चित ही सफलता आपसे अछूती नहीं रह जाएगी और आप एक नया मकाम हासिल कर पाएंगे। चूंकि हम लोग व्यवसाय प्रमुख है, हम व्यवसायों में भी हमें बदलाव के बारे में सोचना चाहिए और उस व्यवसायों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण करके हम आगे बढ़ सकते हैं। काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, उसे हम किस तरीके से करते हैं वह महत्वपूर्ण होता है। निश्चित ही जब हम अपने अपने क्षेत्र में बेहतर करेंगे तो अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करेंगे। युवा पीढ़ी के लिए तो आज बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जिसमें वह अपना करियर चूज कर सकते हैं, अपना व्यवसाय कर सकते हैं, लघु उद्योग, स्टार्टअप, इस तरीके की कई तरीके की चीज़ें वे करके अपने नए जो है आयाम स्थापित कर सकते हैं। और मैं देख भी रही हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी बहुत ही मुझे एक्टिव नज़र आ रही है और बहुत जोश में मुझे ये हमारी युवा पीढ़ी दिख रही है। युवा पीढ़ी के लिए भी मैं यही कहूँगी कि आगे बढ़ते रहें, परंतु अपने ज़मीनी स्तर से ज़रूर आप जुड़े रहिए और जहाँ से है आप उसको कुछ देने के लिए जो है वह कार्य आप करते रहें।
अक्सर बहुत लोग महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो है बात करते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मैं बस इतना कहूंगी कि महिलाओं को स्वयं आगे आना होगा। और जो महिलाएं होम मेकर है, जिसे किसी ने बहुत सुंदर हाउस क्वीन भी नाम दिया है, वह किसी भी तरीके से अपने आप को कम ना आके, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य बात है कि आप घर पर है, इसीलिए बाकी सदस्य अपना काम कर पाते हैं। इसलिए होम मेकर एक 24 आवर्स जॉब है, जिसे आप और हमारे समाज की समस्त महिलाएं बहुत बखूबी निभा रही हैं। इसको निभाते निभाते ज़रूरी है कि आप अपनी प्रतिभाओं को भी विकसित करें और मौका मिले तो ज़रूर अपनी एक पहचान बढ़ाएं। आप आपके घर के जो व्यवसाय हैं उसमें भी सहायता कर सकती हैं। महिलाएं, चाहे आप गांव में हो, चाहे आप शहर में हो, चाहे कहीं भी हो, सिर्फ ज़रूरत है अपने आप के आत्मविश्वास बनाए रखने की और आप में हौसला बनाए रखने की। अगर आप अपने आप में विश्वास रखेंगी तो निश्चित ही आप समाज में एक अपना स्थान बना पाएंगी। और जैसे मेरी भाभी जी ने कहा था कि हमें किसी और की तरह होने की आवश्यकता नहीं है, हम जो है वही रहे, बस उसमें अच्छा करें। मैं यही मैसेज हमारे समाज की महिलाओं को दूंगी। और मैं देख भी रही हूँ कि हमारे समाज की महिलाएं किस तरीके से आगे आ रही है और किस तरीके से वह जो है बखूबी विभिन्न कर्तव्यों को निभा रही है। कुछ समय से हम लोग हमारे समाज की अग्रणी महिलाओं को सुन भी रहे हैं। समाज की सभी मातृशक्तियों को एक बार मैं नमन करना चाहूँगी। आज इस कोविड काल में हमने यह भी देखा है कि संगठित परिवार का क्या महत्व है। इसीलिए परिवार में सामंजस्य बनाने के बारे में मैं ज़रूर कहूँगी कि जॉइंट फैमिली का जो महत्व है वो हम आज देख रहे हैं। जिन लोगों की जॉइंट फैमिली है, जिन लोगों के परिवार जुड़े हैं, वह निश्चित ही इस कठिन कोविड काल में उससे उबर पाए हैं और उससे मुकाबला कर पाए हैं। व्यक्ति को परिवार में सामंजस्य बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वह परिवार में सामंजस्य बनाता है तो वह अपने मोहल्ले में सामंजस्य बना सकता है। मोहल्ले में सामंजस्य बनाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वह अपने जिले में, राज्य में और देश हित में भी सामंजस्य बना के कार्य कर सकेगा। इस कोविड के काल में, कोविड पैंडेमिक में, कोविड से जुड़ी सभी तरह की जानकारियाँ आपके पास है, परंतु इस मंच से मैं एक महत्वपूर्ण संदेश आप तक देना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन यानी कि कोविड टीकाकरण से संबंधित जो भी भ्रामक जानकारियाँ हैं, आप उसमें न पड़ें और समय रहते आप टीका अवश्य लगवाएं, क्योंकि यही एक साधन है जिससे हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं। इसीलिए सभी लोग और युवा शक्ति इस टीकाकरण के अभियान में आगे आएं और टीकाकरण अवश्य कराएं। हाल ही में मैं ये भी देख रही हूँ कि फेसबुक ग्रुप के माध्यम से हमारे समाज के ज़रूरतमंद लोगों के मदद हेतु जो अभियान चलाया गया है, उसमें समाज के लोगों के द्वारा बढ़ चढ़कर सहयोग किया जा रहा है। इस सहयोग को देखते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है। एक मैं सुझाव ये देना चाहूँगी कि हम सहयोग कई तरीके से कर सकते हैं, कई माध्यम से कर सकते हैं। कोई आर्थिक सहयोग कर सकता है, कोई दवा के रूप में सहयोग दे सकता है, कोई किसी की मदद के रूप में भी सहयोग दे सकता है। हम कुछ हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बना सकते हैं, जिसमें इस कोविड काल में
अपने अपने जिले वाइज हमारे कुछ समूह हम बना सकते हैं, जिसमें इस कोविड काल में अगर किसी को भी परेशानी हो तो इन समूह में और इस एक्टिव जो है एक्टिव लोगों के द्वारा जो है हमें कोविड वाले जो लोग हैं उनको एक सहयोग हम पहुंचा सकते हैं। इसी कड़ी में एक जो है मैं अपना सहयोग समाज के बंधुओं को करना चाहूँगी। मैं टेली कंसल्टेशन के माध्यम से यानी ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से सोमवार से शुक्रवार 5 से 6 बजे तक कोविड से संबंधित या और बच्चों से संबंधित किसी भी जानकारी, स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए मैं उपलब्ध रहूंगी। समाज के किसी भी हमारे बंधु को अगर कोई भी परामर्श चाहिए तो वह निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं जल्द ही इसका नंबर भी साझा कर दूंगी। और यह मेरी ओर से एक श्रमदान है। आर्थिक सहयोग हमने इसके पूर्व भी कई बार किया है और हम हमेशा आर्थिक सहयोग भी करते रहेंगे। इसी कड़ी में जो है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप और वॉलेंटियर ग्रुप की जो मैंने बात रखी है उस पे भी आप लोग विचार करें और इसको हम जो है एक मूर्त रूप, आगे का रूप भी हम इसे दे सकते हैं। इसी तरीके से जब हम लोग बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक निश्चित ही हम समाज में आगे बढ़ रहे हैं और मैं एक ऐसा समाज देखने की इच्छा रखती हूँ जो स्वस्थ हो, समृद्ध हो और सबसे ज़रूरी संगठित हो, क्योंकि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। संगठन हमें बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। इसी अनुष्ठान में आइए हम सब मिलकर और आप और हम मिलकर अपनी अपनी भागीदारी निभाएं, उजियारी के कण कण को दूर दूर तक फैलाएं। मैंने जो है अपनी बात रखना चाहिए है। पुण्य मैं सभी लोगों का तहे हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरे जीवन काल में जिन जिन लोगों ने मुझे सहयोग दिया, कई लोगों ने मुझे यहाँ पर भी बहुत सहयोग दिया और मुझे प्रेरित किया। मैं हमारे अमानगंज में जब हम लोग रहे और अमानगंज परिवार को हमारे श्री गोकुल राजपूत जी, मेरे चाचा जी, उनके द्वारा जो सहयोग हमेशा से प्राप्त होता है और हम लोग संगठित है, यह कहते हुए मुझे बहुत ही खुशी होती है। संगठन का जो चित्र हमारे परिवार के द्वारा समाज को दिया गया है, मुझे लगता है कि वह निश्चित ही प्रशंसनीय है। आज मैं इस मंच पे लाइव आप सभी लोगों से बात कर पा रही हूँ और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर आपके सामने बोलने का अवसर दिए जाने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि इस फेसबुक ग्रुप के माध्यम से इस माह जो हमने चिकित्सकों का सम्मान किया है, वह भी निश्चित ही एक सेवा का कार्य ही है। हर हफ्ते एक चिकित्सक को सम्मान करना, यह बात अपने आप में ही यह बताती है कि हम लोग सेवा के लिए तत्पर हैं और सेवा करने वाले लोगों के सम्मान के लिए भी हम लोग तत्पर हैं। इसी तरीके से मुझे लगता है कि हर माह हम एक माह को डेडिकेट कर सकते हैं। किसी माह हम शिक्षकों को दे सकते हैं, किसी माह हमारे जो भी वरिष्ठ नागरिक है
उनके अनुभव, उनके ज्ञान के भंडार से हम अपने आप को जो है वह, उनके ज्ञान के भंडार से हम अपने आप को फलीभूत कर सकते हैं। और इस तरीके से हर माह में हम एक नए जो है अध्याय को लेके आ सकते हैं। सभी लोगों का पुनः तहे दिल से, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए जो भी सेवा होगी वह आप मुझे बताइए। समाज की सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगी। मैंने अपना कार्य निष्ठा से किया है और हमेशा से करती रहूँगी। किसी भी तरीके से बोलने में किसी वश अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, अगर बोलते समय मैंने किसी को आहत किया हो या अनजाने में ही मैंने किसी का नाम मैं नहीं ले पाई, क्योंकि सूची बहुत लंबी है और सभी लोगों को समाहित करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल कार्य रहा, परंतु मैं क्षमा चाहूँगी और बहुत बहुत धन्यवाद।